एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 का, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा तथा इनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम भी बताऊंगा। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 24 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो ना देखा हो, जिसमें मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के तरीके बताए हैं, कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में लिखेंगे, अर्थात मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उन वीडियोज को देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 25 का दूसरा, क्योंकि हम आपको बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जो कि दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है मुंशी प्रेमचंद और इस तरीके से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। आप ध्यान देंगे कि जितना भी यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के अंतर्गत, आप वह सब ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे? सब कुछ ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के लमही ग्राम में। कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। जितना भी रेड पेन से है आपको सब वह ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सब ब्लू पेन से ही लिखना है। आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम क्या था? श्री अजायब राय और माता जी का क्या नाम था? आनंदी देवी था। और आगे जीवन परिचय में क्या लिखेंगे आप? मुंशी प्रेमचंद जी पहले जब मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में कहानियां लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। किंतु बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। जब ये उर्दू में कहानियां लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, परंतु जब बाद में इन्होंने हिंदी में कहानियां लिखना आरंभ किया तब इन्होंने किस नाम से लिखना शुरू किया? प्रेमचंद जी के नाम से लिखना आरंभ कर दिया। और इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अध्ययन क्रम जारी रखा। बड़ा ही आर्थिक समस्या थी इनके जीवन में और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और मुंशी प्रेमचंद जी कुछ समय शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे। मुंशी प्रेमचंद जी कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। किंतु मुंशी प्रेमचंद जी देश प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया।
और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गई? सन 1936 ईस्वी में। यह चीज आप विशेष ध्यान देंगे। आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, और यहां पर आपको मुंशी प्रेमचंद जी की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप याद कर लीजिए, गोदान गबन। गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी से साहित्यिक परिचय और अन्य रचनाओं के नाम आपको नहीं लिखने हैं। प्रश्न संख्या 25 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहां पर विकल्प में है कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में कबीरदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। तो कैसे लिखेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर? तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 25 खा, और 25 खा का पहला जीवन परिचय, इसलिए नंबर 1 डाल देना है। और हेडिंग क्या डालेंगे आप? कबीरदास, और हेडिंग क्या डालना है? जीवन परिचय। तो क्या हो जाएगा कबीरदास जी का बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय? यहां पर आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक। प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। कहां? कि काशी में हुआ था। और इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, और वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिष्य को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। और वह समाज की लोक लाज के कारण अपने शिष्य को कहां छोड़ गई? लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। आप ध्यान देंगे कि जितना भी यहां पर रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप कॉपी में, चाहे परीक्षा की कॉपी हो, चाहे आपकी नोट्स बुक हो, उसमें रेड पेन से आप कहीं भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? जीवन परिचय। वहां से इस शिष्य को संतानहीन जुलाहा दंपति, जिनका क्या नाम था? नीरू और नीमा, ने उठा लिया, और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। जब विधवा ब्राह्मणी ने अपने शिष्य को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया, तो वहां से गुजरते हुए संतानहीन नीरू और नीमा जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, और उस बच्चे का अपने पुत्र के समान ही लालन पालन किया। और साथ ही यही शिशु बड़ा होकर क्या हो गया? कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही शिशु जब बड़ा हुआ तो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीरदास जी का विवाह हुआ, जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। और कबीरदास जी के पुत्र का क्या नाम था? कमाल, और पुत्री का क्या नाम था? कमाली। और कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जी। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद जी। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। कबीरदास जी का अधिकांश जीवन कहां बीता? काशी में बीता। और कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये चीज आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने यहां पर लिखकर आपको बताने का भी प्रयास किया है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज को छुआ तक नहीं,
और ना ही मैंने कलम को हाथ में लिया, यानी मस होता है स्याही, मैंने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और ना ही कलम को हाथ में लिया, परंतु इनका जो ज्ञान था वह पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। कबीरदास जी अंधविश्वास को नहीं मानते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है, एक उस समय अंधविश्वास था कि जिस भी व्यक्ति की काशी में मृत्यु होगी उसे क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, और मगहर में मरने से नरक। और जब व्यक्ति की मगहर में मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मिलता है, नरक मिलता है। तो वह अंतिम समय कहां चले गए, काशी छोड़कर मगहर चले गए। अंतिम समय जब कबीरदास जी का आया तो उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए काशी से मगहर की ओर प्रस्थान किया और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय है। वहीं पर सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। अब कबीरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एकमात्र रचना यहां पर दी गई है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी तीनों भाग हैं। आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा इनका जीवन परिचय, याद करने में भी आसानी है। यहां पर अब आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या, यहां पर प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 26। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो श्लोक मैं आपको बिल्कुल आसान बताऊंगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 26 और श्लोक इस तरह से आप देख लीजिए। बिल्कुल आसान श्लोक मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतम गमय। बिल्कुल आसान सा श्लोक है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे श्लोक जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। और आप 2 श्लोक याद कीजिएगा क्योंकि यदि आपकी परीक्षा में यह श्लोक आ गया, यानी पेपर में यह श्लोक पूछा गया है, तो आपको यह श्लोक नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त कोई और श्लोक लिखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर प्रश्न 4 दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में और 4 नंबर हासिल कर लेने हैं, यानी आपको यहां से 4 नंबर मिलते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 27 और जिस भी प्रश्न का उत्तर दें उसका नंबर आप लिख लीजिए यहां पर। और क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर, यहां पर मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं इसलिए पहला नंबर डाला हुआ है, ईश्वरस्य सत्य स्वरूपः अस्ति। प्रश्न में पूछा गया है ईश्वरस्य कः स्वरूपः अस्ति, ईश्वरस्य सत्य स्वरूपः अस्ति। आपको सिर्फ सत्य याद करना है। यदि आप प्रश्न देखते हैं तो आपको सिर्फ सत्य याद करना है, बाकी तो लिखा ही हुआ है प्रश्न में भी कि ईश्वरस्य स्वरूपः अस्ति, लिखा हुआ है ईश्वरस्य कः स्वरूपः अस्ति। कः की जगह आपको सत्य याद करना है। बिल्कुल ट्रिक के साथ आप याद कीजिए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है श्री कृष्णस्य जन्मः कुत्र अभवत, तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 27 का तीसरा। और क्या हो जाएगा तीसरे का उत्तर, श्री कृष्णस्य जन्म मथुरायाम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, मथुरा में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, जले पर नमक छिड़कना। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा, जले पर नमक छिड़कना का जो है अर्थ क्या होगा और इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर आपको डालना है
है। 28 का दूसरा, जले पर नमक छिड़कना। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है ब्लैक पेन से। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुखी व्यक्ति को और दुख देना। जले पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या है? दुखी व्यक्ति को और दुख देना। और वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, वाक्य प्रयोग, सुमित को अपने अनुत्तीर्ण होने का, यानी सुमित पहले से तो फेल हो ही गया और उसका उसे बड़ा दुख था, और इस पर उसके भाई ने उसे खरी खोटी सुनाकर जले पर नमक छिड़क दिया। उसके भाई ने क्या किया? उसे खरी खोटी सुना दिया, जिससे उसने उस पर जले पर नमक छिड़क दिया। तो इसका उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या यहां पर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 5 वाक्य दिए गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सीता जनक की पुत्री थी और माता पिता का आदर करो। सीता जनक की पुत्री थी। दूसरा वाक्य, माता पिता का आदर करो। तो इनका जो है आप संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 29, और 29 का पहला, सीता जनक की पुत्री थी। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? सीता जनकस्य पुत्री आसीत। क्या हो जाएगा? सीता जनकस्य पुत्री आसीत। और जो दूसरा वाक्य है, माता पिता का आदर करो, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 29 का चौथा, और माता पिता का आदर करो। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? माता पितरो आदरम कुरु। क्या हो जाएगा? माता पितरो आदरम कुरु। और अगला प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा 30 का अथवा जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, अर्थात प्रार्थना पत्र आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? प्रश्नोत्तर नंबर 30, और 30 का कौन सा? अथवा। इस तरीके से आपको यहां पर भी हेडिंग डाल देना है। और उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ। यहां पर आप अपने कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं। और आगे आपको क्या लिखना है? विषय क्या है? 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के संबंध में। विषय क्या है जिस पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं? 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के संबंध में। और आपको लिखना है, महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। निवेदन क्या है? कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। मैंने इसी वर्ष 10वीं कक्षा 65% अंकों सहित उत्तीर्ण की है। अर्थात मैंने कक्षा 10 में कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं? 65% अंक अर्जित किए हैं। दुर्भाग्यवश परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व, दुर्भाग्य क्या रहा है कि परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व मेरे पिताजी के बड़े भाई का निधन हो गया, और उनकी मृत्यु से मुझे गहरा आघात लगा तथा मैं परीक्षा देने योग्य मानसिकता न रख पाया। उनकी मृत्यु के कारण जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस कारण जब मेरे पिताजी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो मेरा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण मैं अच्छे से परीक्षा न दे पाया। और इसी कारण से गणित में मेरे अंकों का प्रतिशत कितना रह गया? 59 रह गया। 60 नहीं रहा, 59 रह गया। और 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए गणित में कम से कम 60 अंक होने चाहिए। और 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए कितने अंक होने चाहिए? 60 अंक होने चाहिए। गणित में मात्र 1 अंक कम रह जाने के कारण मेरा नाम विज्ञान लेने वाले छात्रों की सूची में नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी परिस्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके मुझे 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने की अनुमति प्रदान करें।
और आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है तथा इस साइड में आपको क्या करना है, लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है अंकुर प्रताप सिंह, कक्षा 11। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिख देना है, बिल्कुल आसान शब्दों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड जो मॉडल पेपर था विद्या क्वेश्चन बैंक में, जिसका प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 30 तक का मैंने उत्तर बता दिया है। कैसे आपको किस प्रश्न का उत्तर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तरीका क्या है। और आप इन सभी वीडियोस को, अर्थात मॉडल पेपर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, आप इन सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे तथा जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, मैं बहुत जल्द ही मॉडल पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड है, यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का, इससे भी संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ करते रहिए, क्योंकि अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने ही वाली है और मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिया है। आप वीडियो को देखकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।